नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर इसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा आदर के साथ अर्ज करता है। अब हम सभी लोग इस विषय को लेकर चर्चा करेंगे कि भारतीय अवाम ताकत दल जो पिछले 9-10 महीने से हमारे अमर शहीदों जैसे राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अमर शहीद शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाकुल्ला, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती तमिलनाडु से, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रिमा कर्नाटक से, अमर शहीद श्रीमती रानी गडेलू नागालैंड से, इनकी कुर्बानी शहादत की प्रेरणा के अनुसार भारतीय एकता के माहौल को लाने की कोशिश भारतीय अवाम ताकत दल के द्वारा की जा रही है। अब ये देखने को मिल रहा है कि इसका विरोध वो दल कर रहे हैं जो अब तक समाज में विभेदकारी कि अल्पसंख्यक बोल करके, दलित बोल करके सेकुलरिज्म का नारा दे करके और एक नए हीरो आए राष्ट्रवाद का वो नारा लेकर सुनने में आ रहा है कि ये सभी लामबंद हो रहे हैं। देखिए, एकता और पूरे देश में ये सभी लोग महसूस करते हैं और वह एकता का आधार भारतीयता ही भी होगा, ये भी सभी लोग मानते हैं। फिर भी स्वार्थी तत्व और स्वार्थी संगठन जिनको जो ये स्वार्थी तरीक़ों से समाज में विघटन पैदा करके समाज में जो समाज की जो बुराई है, जैसे जातिवाद है, संप्रदायवाद है, भाषावाद है, क्षेत्रवाद है, समूहवाद है, प्रांतवाद है, व्यक्तिगत स्वार्थवाद है, इन्हीं के आधार पर जो और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षावाद है, इन्हीं के आधार पर जो घटिया किस्म की स्वार्थ नीति जिसका कि इन सबों ने राजनीति नाम दे रखा है वो चला रहे हैं। तो उनमें जो प्रमुख दल हैं वो लामबंद होकर के इस भारतीय एकता की मुहिम का विरोध कर रहे हैं।
आज देश में विभिन्न रूपों में आपसी संशय, विश्वास की कमी, कहीं कहीं नफरत, कहीं कहीं विध्वंस, इसका तांडव चल रहा है। और कार्रवाई के नाम पर दिखावा और ऐसी कार्रवाई जिससे कि वोट मिले और वोट बैंक न खिसक गए, इसी तरह की कार्रवाई हो रही है। तो ऐसी दुकान चलाने वाले, ऐसी राजनीतिक दुकान जो चलाने वाले हैं, वही लामबंद हो रहे हैं। इस चीज़ को हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जरा गौर से देखें और उनके इन मंसूबों को नाकाम करें और विफल करें। और तरह तरह से अच्छा, और एक बात और, इन सारे जो दल है उनमें सबसे आगे है GNPC, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी, कॉकस, और ये भाजपा के लोग भी हैं, और वाम दल तो खैर हैं ही, और जो GNPC का जो अवतार है केजरीवाल, TMC इत्यादि। तो ये सभी जो है, जो भारतीयता का जो अभियान है, भारतीय माहौल लाने की जो कोशिश है, और इसमें जो सुनने में आ रहा है, हालांकि ये YouTube के माध्यम से ही अब तक चलाया जा रहा है, और इसके बाद जो ही ये कोरोना का संकट थोड़ा सा आसान होगा, भारतीय जनता दल अपने भारतीय भाई बहनों के बीच में आएगा, तो जन समर्थन भी इसको काफ़ी मिल रहा है। और वाकई में इस बात का द्योतक है कि लोग एकता माने हमारे देश के लोग बिल्कुल एकता के पक्षधर हैं, लेकिन कुछ तत्व ऐसे हैं कि हमारे भारतीय समाज में विघटन, विभेद, शक, शुबहा, तनाव, हिंसा करके ही जो है वो उनकी राजनीतिक दुकान, राजनीतिक रोटी चलती है। तो वो सारी शक्तियाँ जो है लामबंद हो रही हैं। उनमें सबसे आगे है GNPC, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी, कॉकस, और BJP भी उसी में है, वामदल भी हैं, केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी है, TMC इत्यादि सभी हैं, जितनी भी विघटनकारी पार्टी है। और ये भारतीयता जो भारत राष्ट्र का एक प्रतीक है, उसका सामना करने के लिए ये पूरी पार्टियों ने अपनी नैतिकता खो दी है, नैतिक बल खो दिया है, और ये अपने छुट भइयों को जो उनके दलों में असामाजिक तत्वों को पाल रखा है, उन्हीं को सिखा करके, पढ़ा करके भारतीय जनता दल के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को धमकाने का, डराने का, और दफ्तर ढूंढ रहे हैं, हमको ढूंढ रहे हैं, इस तरह की अनओछी और घिनौनी वो हरकत कर रहे हैं। कभी एक्सट्रीमिस्ट, कभी और सुनने में आ रहा है कि ये मुसलमानों की पार्टी। असल बात है कि इन लोगों का दिमाग जो है बस यहीं तक चलता है। किसी को मुसलमान कह दो तो लोग लगता है कि बहुत अपराधी हो जाएगा। भारतीय जनता दल यही बताने की कोशिश कर रहा है कि किसी को मुसलमान की दृष्टि से देखना ही नहीं है, और ये जो आदत पाल रखे हैं कि उनको मुसलमान की दृष्टि से देखना है, और मुसलमान का करके उनको हे दृष्टि से देखना है। ये आदत, वो ऐसे तत्व जो है, सबको नहीं कहा जा रहा, ऐसे तत्व जो है अपनी इस आदत को छोड़ने को तैयार नहीं है। वही मानसिकता बोल रही है कि इस भारतीय जनता दल को हम साबित कर देंगे कि मुसलमानों की पार्टी है।
भारतीय आवाम ताकत दल कह रहा है कि भाई किसी को इस दृष्टिकोण से देखना ही नहीं है कि वो हिंदू है कि मुसलमान है, वो सिख है कि ईसाई है, सब लोग भारतीय हैं। इस चीज़ को समझे बगैर वो उसी मानसिक दलदल में फंस करके उसी नज़रिए से इस तरह की हरकतें कर रहे हैं कि कभी कभी एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं इस भारतीय जनता दल को, कभी जो है मुसलमानों की पार्टी साबित करने की बात करते हैं। तो ये जिस तरह की खुराफात अब तक करते आ रहे हैं, भेद विभेद की, और समाज में मैंने संविधान भी बन गया, संविधान कह रहे कि हम भारत के लोग की बात, हम भारत के लोग का सच्चाई है हमारे आपके सामने कि हम भारत के लोग हैं, हम भारतीय नागरिक हैं। अमर शहीदों की बात भी भारतीय अमर शहीदों जिन्होंने कुर्बानी दी थी, शहादत दी थी, उन्होंने भारतीय एकता की बात कही है, भारतीयता की बात कही है। सभी लोग भारतीय हैं, यही बात सबको समझा रहा है। उसके इतर जो है जो किसी को बस हिंदू के रूप में देखना, मुसलमान के रूप में देखना, और उसी तरह से व्यवहार करना और उसी नज़रिए से देखना। कोई अपराधी तो तुरंत देखना कि वो हिंदू की मुसलमान है, कोई पीड़ित है तो वो हिंदू की मुसलमान है। इन आदतों में जो धंसे हुए हैं उन्हीं की टिप्पणी आ रही है। तो हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जरा इस गौर करें कि ये किस मानसिकता के और कितने खतरनाक विचारों के साथ ये हैं। ये राजनीतिक दल, एक राजनीतिक दल कौन, जो कि हमेशा अल्पसंख्यक की माला जपता है, गरीब की माला जपता है। GNPC, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी कॉकस। और दूसरा राष्ट्रवाद, उसका यही राष्ट्रवाद है कि किसी को मुसलमान साबित कर दो तो लगता है कि वो इस समाज का अछूत बन जाएगा। इन बातों पर ज़्यादा विशेष बल नहीं दे रहा भारतीय जनता दल, लेकिन मान लीजिए इन्हीं का तर्क उठाया जाए कि भारतीय जनता दल को मुसलमानों की पार्टी साबित करें हैं, तो जब ये परिदृश्य, ये नज़ारा सामने आएगा, हालांकि भारतीय जनता दल उनको मुसलमान भी नहीं कहता है, मुसलमान कहना उनकी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल मानता है, अनुकूल नहीं मानता है। लेकिन यदि उन्हीं की शब्दावली उठाई जाए तो यदि मुसलमान, इस देश का मुसलमान भारतीयता की बात करे तो फिर आपके राष्ट्रवाद के मुखौटे का क्या होगा, जो मुखौटा लेकर के भारतीयता का आप जो है वो विरोध करेंगे। तो इस तरह की बातें करना और वो भी छूट भाइयों से करवाना, ये सबसे घिनौनी और ये घिनौने विचार के हैं। और ऐसे घिनौने विचार वाले वो राष्ट्रवाद का, तो एक जो है एक राष्ट्रवाद का मुखौटा पहने हुए है, एक जो है वो अल्पसंख्यकों के हितैषी का मुखौटा पहने हुए है, गरीबों के हितैषी का मुखौटा पहने हुए है। ये सब मुखौटे छलने वाले हैं। तो इन चीज़ों से सावधान रहने की जरूरत है। और एक और बात है कि हमारे देश में जो गरीब हैं और जो बेसहारा है और जिनके साथ ये GNPC ने छल किया है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, अपने इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों। वो खुद अपने ही कर्तव्यों से थोड़ा सा अपना नुकसान कर रहे हैं, जो अब तक जो दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अभी काफ़ी कुछ किया है और अभी कुछ करना बाकी है। ये अफवाह और झूठ का शिकार होना बिल्कुल बंद कर दें। ये बहुत नुकसान करता है, इससे पूरे समाज की छवि खराब होती है।
और एक आइसोलेशन, एक अलग दृष्टिकोण से जो असामाजिक तत्वों के द्वारा, और असामाजिक तत्व जो है जो गलत दुष्प्रचार करते हैं पूरे समाज के लिए, उनको बल मिलता है। देखिए साहब, इनको देश से मतलब नहीं है, झूठी मूठी खबरें ये करते हैं। और झूठी खबरों का व्यापार कौन करता है? जेएनपीसी। तो जेएनपीसी के व्यापार में न फंसे। अब कोई हमसे कह रहा था कि साहब ये मोदी जी के ज़माने में चल क्यों रहा है? अरे मोदी जी के ज़माने से थोड़ी चल रहा है। जब से जेएनपीसी है तब से ये झूठ अफवाह, चाहे वो सत्ता में रहे, चाहे वो विपक्ष में रहे। तो विपक्ष में रहने पर भी जो है वो सत्ता से अधिक वो अधिकार वो जता रही है, और मोदी जी वो जतवा रहे हैं। ये सोनिया, राहुल, प्रियंका सत्ता में नहीं है, तब भी जरा भी फर्क नहीं पड़ता है कि सत्ता में नहीं है। सारे चैनल वाले जो है इनको बखूबी दिखाते हैं। कुछ तो बिल्कुल बेताब रहते हैं, एनडीटीवी, न्यूज़ 24, आज तक वाले। वो राहुल की, सोनिया की, प्रियंका की छींक भी निकलती है, उसको ब्रेकिंग न्यूज़ में दिखाने के लिए बेताब, बेचैन, बेकरार रहते हैं। भारतीय जनता ताकत दल ने बराबर बताया कि ये देश के गद्दार हैं, तब भी असर नहीं। और ये भारतीय जनता ताकत दल को मालूम है कि इनको कितना भी गद्दार कहा जाए, देश के सामने कहा जाए, देश वाले पूरे देश के लोग भी इनको गद्दार कहें, तब भी इन पर असर नहीं होगा। इन पर असर कब होगा बताएं? जब इनकी जो कमर्शियल एक्टिविटी है, जब इनकी टीआरपी घटेगी, इनके पैसे पर, इनके व्यापार पर असर पड़ेगा, तब जाकर के इनकी कुंडली जागती है। अभी इनको गद्दार कह दीजिए, कुछ कह दीजिए, ये सब वो सुनने को तैयार हो जाएंगे। पूरा देश भी इनको गद्दार कहते हो तब भी। तो इस बिरादरी की जब इनके बिजनेस पर आँच आएगी कि इनका बिजनेस जा रहा है, इनके धंधे जा रहे हैं, और इनकी टीआरपी घट रही है, इनका बिजनेस बंद होने वाला है, तब जाकर के इनकी कुंडली जागती है। तो इतने ये गिरे हुए और शातिर किस्म के ये टीवी चैनल वाले हैं। तो समझ जाइए कि हमारे इस समाज के और हमारे देश के कितने बड़े दुश्मन हैं, कितने बड़े शत्रु हैं ये चैनल वाले। इसीलिए भारतीय जनता दल बार बार कह रहा है कि हमारे जो आम भारतीय भाई बहन हैं, उनका हितैषी कोई बचा नहीं। टीवी चैनल वालों को आपने देख ही लिया, और दूसरा मीडिया आपने देख लिया, वो ढिढोरा भले पीट है। राजनीतिक दलों को आपने देख लिया, कोर्ट को आपने देख लिया, कोई आपका नहीं है। दिखावे के लिए दिखावा, ढिढोराबाजी, पोस्टरबाजी छोड़ दीजिए। इसलिए आपको अपना हित खुद आप अपने हितों की रक्षा करें, और वो हितों की रक्षा वहीं से शुरू होगी कि कम से कम अपने दुश्मनों को, समाज के दुश्मनों को, देश के दुश्मनों को वोट की ताकत देना बंद करें। उदाहरण के लिए अभी मजदूरों के साथ क्या सलूक हुआ, कितने मजदूर हमारे मर गए, हजारों किलोमीटर पैदल गए भूखे प्यासे। हमारी बहू बेटियां गर्भवती स्थिति में वो पैदल चलती हुई उनकी भी जाने गई। तो क्या दिखाता है कि सिस्टम नाम की कोई चीज़ नहीं है। सिस्टम बिल्कुल चरमराया हुआ है। और जब भी कोई इस तरह से आपदा पड़ती है, चाहे कोरोना का पड़ा हुआ, चाहे कोई आफत आई, चाहे कोई साइक्लोन आया, कहीं सूखा पड़ा, तो बिल्कुल इसी तरह से दिखता है कि सिस्टम नाम की कोई चीज़ दिखती ही नहीं है। क्यों? भारतीय जनता दल ने बताया हुआ है ये जो डिलीवरी सिस्टम है, जो सेवा के लिए बना हुआ है, वह जो है भ्रष्टाचार से ग्रसित है नंबर 1, हरामखोरी से ग्रसित है नंबर 2,
देखिए अपवाद छोड़ दिया, अब अपवाद को मत गिनिए, अमूमन क्या रहा गया। अमूमन भ्रष्टाचार से ग्रसित है, हरामखोरी से ग्रसित है, पक्षपातवाद से ग्रसित है, और जो है निकम्मापनी से ग्रसित है। और ये इन चारों के अलावा गुंडों का, माफियाओं का और रसूख वालों का दबदबा रहता है। जब तक ये सारे जो है उस सिस्टम को जकड़े रहेंगे, तब तक वो सिस्टम जो है आम आदमी के लिए, गरीबों के लिए के लायक हो नहीं सकता। इसमें दुकान चलाने के लिए कोई कुछ भी कहे, दुकान चलती है, तमाम डिस्कशन होता है, और ये बौद्धिक वर्ग बढ़ जाता है, ये खराब है तो वो खराब है, तो वो बस यही कैसे ठीक होगा ये नहीं बताना है। और उसमें जो जितना ही बड़े सत्ता पर बैठा रहता है वो उतना ही बड़ा उपदेश देता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट कोरोना के विषय में क्या कर रही है कि ये बर्दाश्त नहीं है, वो लाशें जो है पड़ी हुई हैं, कोई इसको देखने वाला नहीं है, बेड खाली है। अरे सुप्रीम कोर्ट महोदय, आपने क्या किया बोलिए? अब सिस्टम को कौन चला रहा है? इस मुल्क का जो सबसे शातिर किस्म का अपराधी है, ये वो सिस्टम को चला रहा है, जो सबसे धूर्त। अब तक किसी भी राजनीतिक अपराधी को ये सुप्रीम कोर्ट महोदय एक को भी सजा नहीं दे पाए। आतंकवादियों के लिए 2 बजे रात को सुप्रीम कोर्ट खुलवाया। राहुल गांधी जैसे अपराधियों के लिए, रेप के अपराधी के खिलाफ किसी ने याचिका डाली तो यही हाई कोर्ट उल्टा जो है वो जुर्माना लगाती है और सारे केस खारिज करती है। तो सुप्रीम कोर्ट आईना देखे ना, उपदेश देने से कुछ नहीं होगा। इस सिस्टम को सुधारने में, अपराधियों से मुक्त करने में, रसूख वालों से मुक्त करने में, टिकड़ियों से मुक्त करने में क्या भूमिका निभाई है सुप्रीम कोर्ट और इन कोर्टों ने। न्याय के विषय में लोग कहते हैं कि न्याय बिकता है, पैसे वाले खरीदते हैं, बड़े बड़े अपराधी खरीदते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति खरीदते हैं, कोर्ट फिक्सर खरीदते हैं। इन सब का जो समुच्चय होगा उसका तो असर पड़ेगा ना वो सिस्टम। और वो सिस्टम कभी भी आम आदमी के लिए विथ स्टैंड नहीं कर सकता है, सामना नहीं कर सकता है। इट विल ऑलवेज फॉल फ्लैट। चारों खाने उचित मिलेगा आपको, चाहे वो कोरोना में गरीबों का मामला हो, चाहे कोई। बेहतर है कि अपने अपने गिरेबान में झांकें, अपने अपने आईने में झांकें, और यदि कुछ कर सकें कि भाई कोर्ट यही तय करे कि भाई किसी अपराधी को छोड़ेंगे नहीं। अरे सबूत बेसबूत तो मिलता ही रहता है, कुछ तो करिए ना। वही हाल है। तो इसलिए खैर भारतीय आवाम ताकत दल इन चीज़ों से घबराता नहीं है। सारी ताकत हमारी आवाम में है और उसको ताकतवर बनाना चाहता है। उसका नाम है भारतीय आवाम ताकत दल। और वो ताकतवर तब होगा जबकि हमारी आवाम एक होगी। इसका निशान भी मुट्ठी, इसी तरह से मुट्ठी है। एक ऐसे किया हुआ है। कौन? JNPC। सब लोग अलग अलग, बिल्कुल अलग अलग रहिए, वो ये सिखाता है JNPC। भारतीय आवाम ताकत दल ऐसे, इस सबको मिल करके ही ताकत बनानी है। भारत की आवाम की ताकत तब होगी जब सभी लोग एक होंगे, भारतीयता के आधार पर एक होंगे। इस फर्क को प्रत्येक भारतीय भाई बहन उसको समझे। और JNPC के अफवाह, झूठ और दुष्प्रचार से सभी लोग बचें। और विशेष करके हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन, उनको विशेष जरूरत है। वो अब तक शिकार हुए हैं बहुत घोर किसी। मैंने बताया था ना कि वो शाहीन बाग में तो आपने देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे, औरतें कह रही हैं कि ये मोदी देश को खा गया,
पूरा मांस खा गया, वो हड्डी बची हुई है। अमित शाह भी खा गया। एक छोटी बच्ची कह रही है कि मैं मोदी और शाह को मारूंगी। इसी कल्पना की किस कदर पॉइजनिंग ऑफ माइंड, वो झूठ और अफवाह के शिकार होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। हमारे एक मित्र, वो गरीब ही हैं, दर्जी हैं, किसी कॉलोनी में रहते, जब मिल जाते हैं उनसे सलाम दुआ होती है। उन्होंने बस यही कहा, अरे साहब संविधान की धज्जियाँ उड़ रही हैं। हमने उनसे सवाल किया, भाई संविधान क्या है? संविधान किस चिड़िया का नाम है? कुछ नहीं, भरा गया है। और कौन? सबसे शरीफ से शरीफ इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहन। तो उनसे ये भारतीय वक्ता दल बहुत नम्र बाअदब की विनती करता है कि जीएनपीसी के द्वारा फैलाए गए झूठ और अफवाह का शिकार होने से बिल्कुल बचे, बिल्कुल बचे। अगले एपिसोड में बताया जाएगा कि जो आरएसएस और जीएनपीसी का जो गठजोड़ है, हमारे देश और हमारे अवाम या हमारे देशवासियों की तकलीफ़ का सबसे बड़ा कारण है, उसकी जड़ में है, जिसमें कि आरएसएस जो है जीएनपीसी के एहसान के तले दबी हुई है। क्या क्या एहसान? कि आरएसएस के इशारे पर नेहरू ने 1949 में उस मस्जिद में प्रभु राम की मूर्तियाँ रखवाई। अब देखिए, इसको फिर से कहा जा रहा है, जब मस्जिद में इस नेहरू ने प्रभु राम की मूर्तियाँ रखवाई तो चैनल वाले, देखिए किस तरह से ये कितने शातिर हैं चैनल वाले, इसको इस तरह से कहते हैं कि मस्जिद में प्रभु राम की मूर्तियाँ प्रकट हो गई। अब उनके अनुसार जो है, यानी कलयुग में नहीं चमत्कार, लेकिन नेहरू का नाम नहीं लेते हैं। ये गद्दार चैनल क्या कहते हैं कि मस्जिद में प्रभु राम की मूर्तियाँ प्रकट हो गई। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद जो मामला था, और उसमें जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से जो वकील था राजीव धवन, वो कह रहा है कि मस्जिद में हिंदुओं ने मूर्तियाँ रखवाई, वो भी दुष्ट और गद्दार जो है नेहरू का नाम नहीं ले रहा है। ये सारे चीज़ें बताई जा रही हैं कि नेहरू का नाम न लेने की एक बहुत बड़ी साजिश है। तो उस नेहरू ने आरएसएस से मिल करके प्रभु राम की मूर्तियाँ रखवाई, झगड़ा हुआ, विवाद हुआ, मामला कोर्ट में गया, कोर्ट ने स्टे लगा दिया, ताला लगवा दिया, तो नेहरू ने उस पर ताला लगवा दिया। फिर उसके नाती ने, माने राजीव ने 36 साल बाद फिर उसी ताला को खुलवाता है, शिलान्यास पूजन करवाता है, और इन आरएसएस ब्रिगेड से कहता है कि भाई देखिए, इस केस को हमारे नाना और हम यहाँ तक खींच के लाए, अब ये आपके हवाले, अब इसको आप देखिए। फिर तो इसके बाद जो है आरएसएस की जो मंडली है उस ढांचे को ही तोड़ देती है। तो इस एहसान के नीचे ये आरएसएस दबी हुई है, माने जीएनपीसी के इस एहसान के नीचे दबी हुई है आरएसएस। तो उसी एहसान का बदला चुका रही है कि इस जीएनपीसी के सारे गद्दारी के पापों को खुद धुलती है, और सारे गद्दारी के पापों को स्वीकारती भी है, और बीजेपी और मोदी सरकार से भी धुलवाती है। इसको बहुत गौर से इस देश के लोगों को समझने की आवश्यकता है। और अगले एपिसोड में बताया जाएगा कि इससे भी कई गुना एक कारण है जो कि आरएसएस जो है जीएनपीसी के खतरनाक देश विरोधी और देश के खिलाफ गद्दारियों के पाप को धुल रही है और जीएनपीसी को बचा रही है। तो
इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।